वेलकम टू साई शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आप सभी को पता होगा ह्यूमन फिजियो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट टॉपिक मैं स्टार्ट करूंगा डेवलपमेंटल बायोलॉजी, वो आपके कल से स्टार्ट हो जाएगी। ये आज संडे है इसलिए मैंने आपको वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि देखो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा कि आप इस वीडियो को देख ले और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर ले। क्योंकि देखो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, जैसे आप ह्यूमन फिजियो पढ़ रहे हो, एनिमल डाइवर्सिटी पढ़ रहे हो, सेल बायो पढ़ रहे हो, तो इसमें से सभी बच्चों ने ये पढ़ी हुई है। ये से बात नहीं कि किसी ने सलवाई पढ़ी नहीं है, दूसरे ने पढ़ी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सभी आपके जितने टॉपिक है सभी बच्चों ने पढ़े हुए हैं और कंपटीशन काफ़ी है। बट कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनमें कंपटीशन होगा ही नहीं। देखो आपको आएंगे, किसी और को नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने पढ़ी ही नहीं है। अब मैं आपसे बोलूं कि टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, इसमें क्वेश्चन आएंगे, तो आप सोचो कि इसमें कौन से क्वेश्चन बनेंगे, क्या क्वेश्चन है, कि टूल एंड टेक्निक्स क्या चीज़ है। तो आप थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहे हो, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत कीजिए, क्योंकि आजकल एचपी में इकोसिस्टम और टूल टेक्निक के काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, काफ़ी। प्रीवियस ईयर में नहीं आए थे, बट इस बार से मैं अभी बोल रहा हूँ आपसे, मैक्सिमम 5 से या 10 क्वेश्चन आप लिख लीजिए, टूल से आएंगे। और आपको स्पेशल इसके लिए टाइम नहीं देना है। मैंने इसका जो पीडीएफ है वो अपलोड कर दिया है टेलीग्राम चैनल पर, और आपको वो भी देखने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये वीडियो देख लेनी है। बस जितना ही 15-20 मिनट की वीडियो है, इसको फुल वॉच कर लेना है, आप समझाओगे। आपको कोई जरूरत नहीं है, कहीं भी देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम। तो पहला जो आपका टूल्स आता है वो आता है सेंट्रीफ्यूगेशन। टूल्स यानी जो हमारी बायोलॉजी में यूज हो रहे हैं, तो हमारे बायोलॉजी में टूल्स हो रहे हैं उसकी हम बात करेंगे। तो पहला टूल हमारे बायोलॉजी में यूज होता है वो होता है सेंट्रीफ्यूगेशन या सेंट्रीफ्यूग। तो इसके बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या लिखी है कि सेंट्रीफ्यूगेशन इज द टेक्निक यूज्ड टू सेपरेट और कंसंट्रेट द मटेरियल सस्पेंडेड इनटू द लिक्विड मटेरियल बाय अप्लाइंग द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कुछ नहीं है, पहली लाइन बोल रहा है कि इसमें हमने जो भी हमारा सोल्यूट है या हमारा मटेरियल है उसको हम क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। मटेरियल को सेपरेट कर रहे हैं हम किस मीडियम में, लिक्विड मीडियम में। वो मटेरियल किस में सस्पेंड है, लिक्विड मीडियम में है। और अप्लाई क्या करें हम, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक सेंट्रीफ्यूज होता है, वो आपका रोटेट करता है बहुत हाई स्पीड में। तो वो उस जो हाई स्पीड में रोटेट कर उस रोटेशन से एक फील्ड या हम बोल सकते हैं फोर्स जनरेट हो रही है, उसे हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। द सेपरेशन ऑफ द पार्टिकल्स इज बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस इन द सेडिमेंटेशन रेट अंडर द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फील्ड। देखो इसमें कहा रहा है कि पार्टिकल्स आपके सेपरेट कैसे हो रहे हैं, वो हो रहे हैं आपके बेसिस पर सेडिमेंटेशन रेट। सेडिमेंटेशन रेट होता है आपका कि आपको सेडिमेंटेशन रेट आपको याद रखना है कि सेडिमेंटेशन रेट के आधार पर आपका जो सोल्यूट है वो सेपरेट हो रहा है। सेडिमेंटेशन रेट ऑफ द पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स इंक्लूडिंग साइज, डेंसिटी एंड शेप। सेडिमेंटेशन रेट कि आपके जो भी अपने सोल्यूट या आपने जो भी मटेरियल डाला हुआ है वो ट्यूब में कितनी जल्दी नीचे बैठ रहा है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा आपके साइज पर, आपके डेंसिटी पर और आपकी शेप पर। देखो कोई ऐसा मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा डेंस है, बहुत ज़्यादा भारी है, वो नीचे चला जाएगा आपके सेंट्रीफ्यूग ट्यूब में। और जो बहुत हल्के हल्के हैं जो ऊपर तैरेंगे। तो ये बस यही बात करिए कि सेडिमेंटेशन रेट है कि आपका कि आपकी जो ट्यूब में है जो भी सोल्यूट मटेरियल है वो कितनी वेलोसिटी बोल सकते हैं या हम कितनी डेंसिटी से नीचे बैठ रहा है। और जिसमें डिवाइस यूज करा है वो है सेंट्रीफ्यूग। मैं प्रिंसिपल की बात करूं तो आपसे को पता होगा, ये प्रिंसिपल डिपेंड करता है सेंट्रीफ्यूगल फील्ड और अर्थ ग्रेविटेशन फील्ड में। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है कि पार्टिकल सस्पेंडेड इनटू द सॉल्यूशन आर पुल्ड डाउनवर्ड बाय अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स। सिंपल, आपके पास सेंट्रीफ्यूगेशन का जो मटेरियल है यानी आपके पास सेंट्रीफ्यूग नहीं है। आपने सिंपल टेस्ट ट्यूब ली, आपने मटेरियल डाला, ओके। आपका जो वेरी हैवी मटेरियल था जिसका बहुत ज़्यादा वेट था वो तो नीचे बैठ गया। बट कुछ ऐसा मटेरियल था जो ऊपर सस्पेंड ही रहा, क्या मतलब ऊपर तैरा ही है। बट उनमें तो भी डिफरेंसेस है ना, वो भी तो अलग हो सकते हैं। जो नीचे बैठ गए वो तो समझ के लीजिए वो अलग हो गया। बट जो तैर रहे हैं उनमें भी डिफरेंसेस हो सकते हैं कि दो कंपोनेंट उनका सेम डेंसिटी हो या उनकी सेम साइज हो, सेम शेप हो, फिर भी हम उसका क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे, फिर भी हम उनको सेपरेट करेंगे। तो वो हमारा हेल्प होता है सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से। यानी हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे बहुत हाई स्पीड में। ये स्पीड होती है आपकी, इस स्पीड को काउंट कर लीजिए, यहाँ पर आगे दिया होगा आई थिंक। हाँ, यहाँ पर देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इट इज इंक्रीजिंग द सेडिमेंटल जनरेटिंग द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ग्रेटर देन 10 लाख टाइम्स फॉर द ग्रेविटेशन फोर्स। हाँ, तो 10 लाख आपके टाइम ग्रेविटेशन फोर्स से ज़्यादा है। आपके ग्रेविटेशन फोर्स जो चीज़ है वो नीचे खींच रही है, उससे 10 लाख टाइम सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेसन क्या है,
तेज है। उसके बाद थोड़ा सा ये फार्मूला दिया गया है, इसमें आपको फार्मूले की जरूरत नहीं क्योंकि आपको थ्योरेटिकल करना है। ठीक है, क्या करना है आपको? थ्योरेटिकल करना है। तो थ्योरेटिकल करने में आपको मुझे लगता नहीं कि फार्मूला का जरूरी है। ओके, इसको रहने दो फार्मूले को, हम आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेडिमेंटेशन वेलोसिटी पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू द पार्टिकल साइज। सबसे पहले देखो आपके जो भी आपकी सेडिमेशन प्रोसेस है, ये सेपरेशन प्रोसेस है, वो डिपेंड करती है पार्टिकल के साइज पर। जितना बड़ा साइज होगा उतनी जल्दी वो नीचे बैठेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सेडिमेंटेशन वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन टू द डेंसिटी बिटवीन द पार्टिकल्स। देखो जो आपके सेडिमेंटेशन वेलोसिटी है वो डिपेंड कर रही है डेंसिटी पर। जितना ज़्यादा कोई डेंस मटेरियल है वो उतनी जल्दी नीचे आपके सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब में बैठेगा, और जो बहुत हल्का है या लेस डेंस है ऊपर तैरेगा या फ्लोट करेगा। उसके बाद नीचे देख लेते हैं हम। तो नीचे पूछा है कि रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फील्ड क्या है या आरसीएफ क्या है। तो आरसीएफ इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन। जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन कर रहे हैं, जब बहुत हाई स्पीड में हम सेंट्रीफ्यूगेशन को ऑन कर रहे हैं, तो ऑन करने के बाद एक फोर्स एग्जर्ट हो रही है और वो फोर्स उन पार्टिकल्स पर लग रही है, उस फोर्स को हम बोलते हैं आरसीएफ, रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स इज ग्रेटर देन अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स। तो मैंने आपको बता दिया 10 लाख टाइम्स आपके ज़्यादा हो गए। यहाँ पर बताया गया है कि ये आपके एंगल, फिक्स एंगल और स्प्रिंग रोटर हैं। रोटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो सेंट्रीफ्यूग में फिट होता है और जो रोटेट करता है। और यहाँ पे दो टाइप के होते हैं। जनरली जो कॉलेजेस में होते हैं, ये लैब में होते हैं, वो होते हैं आपके फिक्स्ड एंगल वाले। ओके, स्विंग बकेट भी होते हैं बट फिक्स एंगल आपके मोस्ट पॉपुलर चलते हैं आजकल। इसके दो टाइप आते हैं, एक आता है डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन, एक आता है डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। देखो डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन बहुत ईजी है, सिंपल। एक ट्यूब है, उसमें जो पार्टिकल हमने डाले हैं वो सेंट्रीफ्यूग में हम डाल देंगे इसको। सेंट्रीफ्यूग में क्यूबिट बनी होती हैं, उन क्यूबिट में हम इन टेस्ट ट्यूब को लगा देंगे, और जैसे हम सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन को हम ऑन करेंगे वो लगातार रोटेट करेगा, बहुत हाई स्पीड में रोटेट करेगा। और रोटेट करने के बाद जो जिस पार्टिकल का साइज बहुत हैवी होगा वो नीचे बैठ जाएगा, जिसका थोड़ा कम होगा वो उससे ऊपर बैठेगा, जिसका और कम होगा वो उससे ऊपर बैठेगा। यहाँ पर आप देख तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर हैवी थे आपके ब्लैक कलर के, तो ये सबसे नीचे आ गए। उसका ब्लू कलर के उसके कम हैवी थे, उसके ऊपर आ गए। रेड कलर के उससे कम थे, वो उसके ऊपर आ गए। तो ऐसे ऐसे लेयरें बनती जाएगी इन द डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन में, बहुत इजी है। और यहाँ पर देखो इसमें एक एक्सपेरिमेंट लिया था, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले एक फिल्टर लिया, होमोजेनेट लिया हमारे सेल का। उसके बाद उसने आरसीएफ का, आरसीएफ मैंने बताया रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी उसने सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन को ऑन किया। ऑन कैसे किया? 600 मल्टीप्लाई बाय जी, मतलब अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स से 600 टाइम्स मोर। और ये 10 मिनट के लिए उसने सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन को ऑन किया। उससे हुआ क्या? उससे थोड़े समय के लिए जो न्यूक्लियाई और अनब्रोकन सेल्स थे, आप सभी को होगा हमारे जो सेल में सबसे ज़्यादा हैवी क्या होता है? न्यूक्लियस और अनब्रोकन सेल्स। तो वो नीचे बैठ गए, बाकी जितना भी सुपर नेटेंट था वो ऊपर तैरा, और जो पायलट था वो नीचे आ गया। बट अभी तक हमको पूरी चीज़ नहीं मिली है। अब हमको आरसीएफ की फोर्स को इंक्रीज करना है। हमने इसको 15,000 पर कर दिया और 5-6 मिनट के लिए, या हम बोल सकते हैं 15 मिनट के लिए। तो जैसे हमने स्पीड बढ़ाई सेंट्रीफ्यूग की, तो हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया थे, क्लोरोप्लास्ट थे, लाइसोसोम थे, वो भी सेपरेट हो गए। पहले न्यूक्लियस हुआ था क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी था, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया हुआ और ऑर्गेनेलिज हुई जो उससे कम हैवी थी। उसके बाद हमने और स्पीड बढ़ा दी, हमने आप कर दी 10 लाख स्पीड कर दी हम, और 60 मिनट के लिए हमने इसको घुमाया, तो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आ गई। ये उससे भी कम है, ये माइटोकॉन्ड्रिया और जितने भी ऑर्गेनेलिज हैं उनसे भी कम इसमें का बेटा है। तो वो आगे लास्ट में हमारे पास जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो हमारे पास साइटोप्लाज्म ही रहेगा, बाकी सब हमारे पास आ जाएगा। ये ऊपर वाला सुपर नेटेंट वाला। उसके बाद डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन की बात करूं, तो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में होता क्या है? इसमें पहले से ही डेंसिटी ग्रेडियंट हमने तैयार किया हुआ है, वो होता है सुक्रोज का या सेलुलोज का। तो मोस्टली हम सुक्रोज का यूज करते हैं, पहले से ही डेंसिटी ग्रेडियंट बना हुआ है, हम बस ऊपर से सॉल्यूट को रखेंगे। इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है रेट जोनल और एक आइसोपिकनिक। रेट जोनल में देखो ये जो आपको ट्यूब दिख रही है फर्स्ट वाली, इसमें पहले आपको ब्लू ब्लू कलर का कुछ दिख रहा है, ये पहले से हम डेंसिटी ग्रेडियंट बनाया हुआ है। डिफरेंशियल में हम डेंसिटी ग्रेडियंट नहीं बनाएंगे, ओके याद रखना है, हम डेंसिटी ग्रेडियंट नहीं बनाएंगे। बट इन केस ऑफ द रेट जोनल सेंट्रीफ्यूगेशन हमने पहले से ही इसमें डेंसिटी ग्रेडियंट बनाया हुआ है। ओके,
तो यहाँ पर आप देख सकते हो रेड जोन सेंट्रीफ्यूगेशन में पहले से डेंसिटी ग्रेडियंट बना हुआ है, हम ऊपर से सॉल्यूट कर रख देंगे और सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन को हम ऑन कर देंगे। तो जिसकी जितनी डेंसिटी है सुक्रोज के साथ है, देखो सुक्रोज का हमने जो मीडियम बनाया है उसकी डेंसिटी और हमारी सॉल्यूट की डेंसिटी जब इक्वल हो जाएगी तो वो पार्टिकल मूविंग करना स्टॉप कर देगा। आइसोपिकनिक में उल्टा हो रहा है। आइसोपिकनिक में ये आपकी डेंसिटी पर डिपेंड नहीं रह रहा है, ये आपका डिपेंड कर रहा है बॉयंट फोर्स में। बॉयंट फोर्स होती है कि कितनी फोर्स किसी सॉल्यूट पर लग रही है। जब भी हमारे यहाँ पर डेंसिटी ग्रेडियंट बनाया हुआ है, जब ये डेंसिटी ग्रेडियंट उस बॉयंट फोर्स के साथ इक्वल हो जाएगा ये स्टॉप मूविंग कर देगा। बहुत ईजी है, पढ़ लेना ये। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट माइक्रोस्कोपी। तो माइक्रोस्कोप में क्या है, साइंटिफिकेशन हो गया है। माइक्रोस्कोपी में दो माइक्रोस्कोप आते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी लाइट माइक्रोस्कोप होता है, कंफ्यूज मत होना। ओके, यहाँ पर जिसके पार्ट है आपने सभी पढ़े हुए हैं, आपके थर्ड ईयर में है सेल बायो में, पहला चैप्टर में। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आप सभी को पता होगा जो इमेज होती है वो कैसे आती है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज आती है, बट उसको हम मैग्नीफाई करते हैं। ठीक है, मैग्नीफाई करने के बाद वो इमेज बर्क होके आईपीस से होते हुए हमारे पास क्या थे लास्ट में, वर्चुअल इमेज। ठीक है, वर्चुअल इमेज आती है एंड आई पीस एंड आउटसाइड द फोकल लेंथ एंड सो आई रियल इमेज ऑन द रेटिना। देखो सबसे पहले हमारे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पर हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस वर्क कर रहा है। ऑब्जेक्टिव लेंस जो हमारे पास इमेज कैप्चर करेगा वो इन्वर्टेड इमेज करेगा। उसके बाद जो इन्वर्टेड इमेज है हमारे वो हमारे आई पीस में जाएगा। आई पीस होता है हमारे ऊपर जैसे होता है माइक्रोस्कोप के, आई पीस में वो इमेज वर्चुअल हो जाएगी और वर्चुअल होते हुए हमारे रेटिना से वो बैक होकर द्वारा रियल इमेज हमें प्रोवाइड करवाएगा। मैग्निफिकेशन क्या होती है, तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। तो लाइट माइक्रोस्कोप की कितनी मैग्निफिकेशन पावर होती है, मैग्निफिकेशन पावर होती है कि कितनी जूमिंग प्रॉपर्टी है, किसी ऑब्जेक्ट को जूम कर पाता है। तो माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन पावर होती है लाइट माइक्रोस्कोप की होती है 1500x। कितनी, 1500x, याद रखना बहुत ईजी है ये। 1500x होती है लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर। मैं बात करूँ रिजोल्विंग पावर की, तो रिजोल्विंग पावर होते हैं कि जो आपने ऑब्जेक्ट रखा है उसको कितना वो सेपरेट कर पा रहा है, यानी इट इज द एबिलिटी ऑफ माइक्रोस्कोप टू डिस्टिंग्विश द टू ऑब्जेक्ट दैट आर क्लोज टुगेदर। कोई दो छोटे छोटे पॉइंट हैं, उन पॉइंट को कितना वो सेपरेट कर पा रहा है उसे हम बोलते हैं रिजोल्विंग पावर। सो रिजोल्विंग पावर कितनी होती है लाइट माइक्रोस्कोप की, ये भी आ जाता है कई बार। तो रिजोल्विंग पावर लाइट माइक्रोस्कोप की जो हमारे आइज की होती है वो होती है 100 माइक्रोमीटर। कितनी होती है, 100 माइक्रोमीटर। बट जो रिजोल्विंग पावर होती है लाइट माइक्रोस्कोप की तो कहते हैं 0.25 माइक्रोमीटर। तो याद रखना है आपको। ओके, मतलब इतना रिजोल्व कर पाए, हमारे आइज 100 तक कर पाती है बस, उसके बाद हमारी आइज रिजोल्व नहीं कर पाती है, हमें धुंधला स्टार्ट होना दिख जाता है। बट इन केस ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप 0.25 आपकी होती है रिजोल्विंग पावर, 0.25 माइक्रोमीटर। तो फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन आएगा, बस ओनली एक ही क्वेश्चन आएगा। वो आपको होगा कि कौन सा ऐसा माइक्रोस्कोप है जिसपे आप लिविंग सेल को आप देख पाओगे या लिविंग ऑब्जेक्ट को आप देख पाओगे। तो ओनली एक आंसर होगा फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, कभी मत भूलना, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ओके, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि जो हमारे केस में लाइट सॉरी एक होता है लाइट माइक्रोस्कोप, एक होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आपके क्या टाइप हैं, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के दो टाइप होते हैं, एक होता है सैम, एक होता है आपका टैम। तो सैम टैम को बताने से पहले मैं थोड़ा सा लाइट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपका काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, मैक्सिमम 2 करोड़ इसकी कीमत स्टार्ट होती है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपका ऑब्जेक्ट वेरी थिन सेक्शन इसके चाहिए, बहुत वो हो जाइए 100 से नहीं सॉरी 10 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक आपका जो ऑब्जेक्ट चाहिए इतना ज़्यादा थिन चाहिए, इसको बोलते हैं हम अल्ट्रा थिन। अल्ट्रा थिन सेक्शन है। हम जो लैब में हम या कॉलेज में हम जो सेक्शन कटिंग करते हैं बाय हैंड और बाय ब्लेड, हम जब आपको ब्लेड से आप सभी को बताओ हम ब्लेड से करते हैं या हम कोई सीजर यूज़ कर लेते हैं, जैसे हम सेक्शन कटिंग करते हैं। तो सेक्शन कटिंग है हम लाइट माइक्रोस्कोप में तो रख लेते हैं मोटा, जैसा हमको दिख जाता है सामने, मतलब हमको आइज में दिख रहा है। बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत ज़्यादा थिन, हमारे आइज से भी वो नहीं दिखेगा, इतना ज़्यादा अल्ट्रा थिन सेक्शन हम लेते हैं। और वो अल्ट्रा थिन सेक्शन हमें मिलता है अल्ट्रा माइक्रोटोमी से। तो वर्ड याद रखना, अल्ट्रा माइक्रोटोमी। अल्ट्रा माइक्रोटोमी एक डिवाइस होता है जिसमें हम सेक्शन को डाल देंगे वो खुद कट करके दे देगा, वो होता है अल्ट्रा माइक्रोटोम। अल्ट्रा माइक्रोटोम से हमें अल्ट्रा थिन मिलेगा। अल्ट्रा थिन सेक्शन होता है आपका 10 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में। और
उसको हम रखेंगे अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के बीच, सॉरी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे। जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उसमें अपनी रेडिएशन छोड़ेगा यानी इलेक्ट्रॉन छेड़ेगा। याद रखना, इन केस ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप द इल्यूमिनेटिंग, या हम बोल सकते हैं जो हमारा स्कैन कर रहा है वो एक लाइट सोर्स है। लाइट सोर्स आपका लाइट बल्ब भी हो सकता है या हमारा सूरज भी हो सकता है, सन भी हो सकता है। जनरली हम कॉलेज में यूज करते हैं सन का, जैसे सन की लाइट आ रही है। बट कई बार होता है नीचे बल्ब रखा होता है जिसका हम बोलते हैं जिनोन लैंप, या कोई और लैंप भी हो सकता है। बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में लाइट सोर्सेज आपकी लाइट नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन बीम होगी। क्या होगी? इलेक्ट्रॉन बीम, यानी इलेक्ट्रॉन की पतली 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 तार होगी एक। और इलेक्ट्रॉन बीम आपकी प्रोड्यूस होती है जब ये हिट करता है टंगस्टन फिलामेंट को। ठीक है, जब भी इलेक्ट्रॉन हिट करेंगे टंगस्टन फिलामेंट को तो एक बीम जनरेट होगी जो एक स्ट्रेट रे की तरह काम करेगी। देख लो आपने कभी स्ट्रेट लाइन आपकी आ रही है इलेक्ट्रॉन की, उसे वो आप किसी ऑब्जेक्ट पर क्रॉस करेगी। यदि क्रॉस कर जाती है तो उसको हम बोलते हैं टैम, और यदि बस क्रॉस नहीं करेगी तो हम बोलते हैं सैम। तो बात करते हैं सैम की। सैम होता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी ये इमेज को ओनली स्कैन ही कर रहा है, उसको आर पार नहीं जा पा रहा है, ये बस ऊपर वाले ही ऑब्जेक्ट आपको दिखा रहा है। ये आपके प्रोड्यूस करवाता है सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। जैसे ही आपकी रेज चली गई ऑब्जेक्ट से बच की और बैक आ गई आपकी, तो हम बोलेंगे सैम, कि हमने उसने बस ओनली बाहर वाले या ऊपर वाले ही हमको व्यू दिखाया। बट जैसे ही वो ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर जाएगी और जो 3D हमें स्ट्रक्चर बताएगा तो वो होता है टैम। टैम में हमें ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी वो ट्रांसफर सेक्शन हमें दिखा रहा है। बहुत ईजी है, पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो इलास्टिक एंड इन इलास्टिक स्कैटर्ड, ये आपका यूज होता है ओनली इन केस ऑफ टैम प्राइमरी इलेक्ट्रॉन, और सैम के केस में सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। तो ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन है, कई क्रॉस कर रहे हैं, कई आपके इलास्टिकली हो रहे हैं, कई इलास्टिक हो रहे हैं। ओके, उसके बाद क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी क्या है? क्रोमेटोग्राफी भी एक सेपरेशन प्रोसेस है, बट इसमें हम दो चीज़ें लेते हैं। एक आपका होता है स्टेशनरी फेज, एक होता है आपका लिक्विड फेज या हम बोल सकते हैं मॉइल फेज। जो स्टेशनरी फेज होता है आपका वो सॉलिड होता है, और जिसमें हम किसी भी सॉलिड को हम पास करते हैं। बट जो मॉइल फेज होता है वो आपका लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। यदि वो गैस हुआ तो हम बोलेंगे गैस क्रोमेटोग्राफी, और यदि वो लिक्विड हुआ तो हम बोलेंगे लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। बेस्ड ऑफ द मैकेनिज्म सेपरेशन क्रोमेटोग्राफी आर डिवाइडेड इनटू बेस ऑफ द शेप। यदि शेप के आधार पर देखें तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी और प्लेनर क्रोमेटोग्राफी। कॉलम में कोई भी कॉलम या ट्यूब हो सकती है, पेपर में आपकी पेपर क्रोमेटोग्राफी हो सकती है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी हो सकती है। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, एडिशन क्रोमेटोग्राफी, साइज आइन काफ़ी है, इसमें आपको डिटेल में नहीं जाना है, आपको मेन में बताऊंगा। एडजॉर्प्शन या पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, नहीं आएगा, ये बहुत हाई लेवल का है। पेपर क्रोमेटोग्राफी ये आ जाएगा। इसमें सिंपल कुछ नहीं होता है, एक सिंपल पेपर होता है जो होता है सेलुलोज का बना हुआ। जैसे ही हम सेलुलोज पेपर को नीचे हम किसी भी सोल्यूट में रखेंगे, सोल्यूट क्या होगा हमारे पास, हो सकता है हमने किसी अमाइनो एसिड्स का हमको सेपरेशन करना है, तो हमको सोल्यूट में हम अमाइनो एसिड डाल देंगे। हमने एलानिन और बेलाइन और एस्पार्टिक एसिड को हमने डाल दिया। जैसे तीनों अमाइनो एसिड को हमने डाल दिया, हमको एक पेपर बनाना पड़ेगा। देखो यहाँ पर, देखो ये देखो, यहाँ पर हमको आपको एक डॉट लगाना पड़ेगा। उस डेट में उस डॉट पर आपको अपने अमीनो एसिड छोड़ देनी है। ठीक है, एक पिपेट होती है छोटी सी, उस पिपेट से यहाँ पर आपको वो अमीनो एसिड छोड़ देनी है, उसका ड्रॉप, और उसको थोड़ा सा सुखा लेना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको प्लेट रखनी है। प्लेट में होगा आपका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आपका होगा पेपर क्रोमेटोग्राफी के केस में वाटर। ठीक है, वाटर। और वाटर के हम नीचे क्या रख देंगे? वाटर के नीचे क्या हम रखेंगे? हम वाटर के नीचे हम रखेंगे ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स, ऑर्गेनिक सॉल्यूट डाल देंगे हम। बट आपको हमेशा याद रखना है, पेपर क्रोमेटोग्राफी में आपने सुना होगा मॉइल फेज और स्टेशनरी फेज है। तो बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती करेंगे, जो कि पेपर क्रोमेटोग्राफी है इसमें आप बोलोगे जो स्टेशनरी फेज है वो पेपर है, और मॉइल फेज जो आपको मूव कर रहा है, जो आपका सोल्यूट है। बट इन केस ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी मॉइल फेज तो आपका सोल्यूट है, ये तो ठीक है, ऑर्गेनिक सोल्यूट है जो आपको मूव करेगा। बट यहाँ पर आपका जो स्टेशनरी फेज होता है वो वाटर होता है। आप बताओ कि वाटर कैसे होता है? जैसे हम उस पेपर को डिप कर रहे हैं सॉल्यूशन में, तो वाटर इन छोटे सेलुलोज के जो पोर्स हैं यहाँ पर ट्रैप हो जाता है, और ये वाटर बिहेव करता है स्टेशनरी फेज। तो आपसे तो ऐसे क्वेश्चन आएगा कि पेपर क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज क्या है? तो हमेशा याद रखना पेपर क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज वाटर है, नॉट ए पेपर।
ओके, याद रखना है इसका, बहुत ईजी है। उसके बाद साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी में सिंपल ये इस डायग्राम के मदद से आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखो, एक हमारे पास ट्यूब है और ट्यूब के अंदर छोटे 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 ग्रेन्यूल्स हैं। जैसे ही हमने ऊपर सॉल्यूट डाला, जो बहुत बड़े बड़े होंगे वो तो आपके आराम से निकल जाएंगे इससे, पर जो बहुत छोटे छोटे हो जाएंगे वो ट्रैप हो जाएंगे और वो बहुत लेट निकलेंगे। तो आप आराम से सेपरेट कर सकते हो। जिसका भी साइज इंक्रीज होगा या बहुत बड़ा होगा सॉल्यूट का, वो पहले निकलेंगे, और जिनका साइज छोटा होगा वो बाद में निकलेंगे। ओके, तो यही है साइज का। साइज के बाद आपका था आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, बहुत इंपॉर्टेंट है आयन एक्सचेंज भी। इसमें हमारे पास एक ट्यूब होती है, उसमें हमने आयन एक्सचेंजर हमने लगा दिया होता है, और अनायन एक्सचेंजर आपका हेल्प करता है एक्सचेंज ऑफ एनी सॉल्यूट। आयन एक्सचेंजर आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है कैटायन एक्सचेंजर और एक होता है आपका अनायन एक्सचेंजर। कैटायन एक्सचेंजर आपका एक्सचेंज करेगा कैटायंस को, और अनायन एक्सचेंजर आपका एक्सचेंज करेगा आपका अनायंस को। देखो, कैटायंस एक्सचेंजर और कैटायंस का कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, अनायंस का कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर देखो आप, ये ट्यूब है हमारे पास और ये सैंपल है। सैंपल में दोनों चार्ज हैं। चार्ज हमारे पास सोल्यूट हैं, सोल्यूट हमारे चार्ज बेस, जैसे हमने दो ऐसे अमाइनो एसिड ले ली जो पॉजिटिव अमाइनो एसिड और नेगेटिव अमाइनो एसिड्स। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, विच अमाइनो एसिड इज पॉजिटिव? तो पॉजिटिव अमाइनो एसिड वो अमाइनो एसिड होते हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी बेसिक अमाइनो एसिड्स, लाइसिन, हिस्टिडीन और आर्जिनिन। ये आपकी बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं और ये पॉजिटिव चार्ज वाली होती है। नेगेटिव अमाइनो एसिड जो होती है हमारे पास एसिडिक अमाइनो एसिड, ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड। तो देखो, हमारे पास होंगी दो अमाइनो एसिड। यहाँ पर जो नेगेटिव वाली हैं वो मान लीजिए एस्पार्टिक एसिड है, और पॉजिटिव वाली मान लीजिए हिस्टिडीन है। तो हम इनको सेपरेशन कैसे करोगे हम? तो सिंपल हम यूज करेंगे आयन एक्सचेंजर का। आयन एक्सचेंजर में क्या होगा, देखो ये एक ट्यूब मैंने ले ली है, इस ट्यूब में मैंने साथ साथ एक बीड्स लगा दिए हैं, ये पॉजिटिव 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 चार्ज के। अब आप बता सकते हो ये पॉजिटिव चार्ज किस बीड के हैं, ये एनायन एक्सचेंजर है या कैटायन एक्सचेंजर है? तो जहां पर भी आपको पॉजिटिव चार्ज का एनायन एक्सचेंजर दिखा, आपको याद रखना है ये होगा एनायन एक्सचेंजर। आपसे क्या पता होगा, जो कैटायंस होते हैं उन पर चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज, और एनायंस पर चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज। देखो, ये है आपका एनायन एक्सचेंजर, यानी ये पॉजिटिव चार्ज का है, ये नेगेटिव वालों को बाउंड कर लेगा, अपने साथ बाइंड कर लेगा, यानी ये किसको सेपरेट करेगा, एनायन को सेपरेट करेगा। तभी इसका हमने नाम रखा है एनायन एक्सचेंजर। एनायन एक्सचेंजर यानी एनायन का सेपरेशन करेगा। मैंने ऊपर आपको बताया कि एनायन एक्सचेंजर क्या करेगा, एनायन एक्सचेंजर आपको हेल्प करेगा सेपरेशन ऑफ एनाइंस। तो ये हेल्प कर रहा है ना एनायन एक्सचेंजर में, कैसे कर रहा है, यहाँ देखो ये पॉजिटिव बीड्स मैंने लगा दिए हैं। जैसे मैं इसमें सोल्यूट डालूंगा, जो नेगेटिव वाले हैं वो इसके साथ बाइंड हो जाएंगे और पॉजिटिव वाले बाहर निकल जाएंगे। अब देखो, यहाँ पर नेगेटिव वाले बाउंड होंगे हैं, जैसे नेगेटिव वाले बाउंड होंगे हम इसको बोल देंगे एनायन एक्सचेंजर, क्योंकि इसने एनाइंस को यानी नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स को इसने सेपरेट कर दिया। यदि मैं यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लगा देता तो ये होना था आपका कैटायन एक्सचेंजर, क्योंकि इसने पॉजिटिव चार्ज को बाउंड करना था। ठीक है, तो सिंपल है। उसके बाद हम देखेंगे आपका एनायन एक्सचेंजर, ये आपका है कौन सी क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, ये भी आपको नहीं आएगी। गैस क्रोमेटोग्राफी में आपका जो लिक्विड फेज होता है वो गैस होता है, और जो आपका स्टेशनरी फेज होता है वो आपका कुछ भी हो सकता है, गैस में गैस भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपका स्टेशनरी फेज पर। जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस, जब आगे आपका आता है इलेक्ट्रोफोरोसिस में, तो इलेक्ट्रोफोरोसिस भी एक टेक्निक है जिसमें हम सेपरेशन करते हैं किसी सॉल्यूट का ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेल एंड दूसरी तरफ का पॉलीएक्रिलामाइड जेल। दो टाइप के जेल होते हैं, ठीक है। जो जेल ये पेपर क्रोमेटोग्राफी या हम इलेक्ट्रोफोरोसिस के आधार पर, तो इलेक्ट्रोफोरोसिस में आपके होते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड के आधार पर हम सेपरेशन कर रहे हैं, और सॉल्यूट के साइज पर के आधार पर भी हम कर रहे हैं। देखो, जो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, देखिए देखो हमारे पास इलेक्ट्रोफोरेसिस का अपरेटस है, एक तरफ मैंने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, एक तरफ नेगेटिव चार्ज कर दिया। तो जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो नेगेटिव की तरफ चले जाएंगे, और जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव की तरफ चले जाएंगे। दूसरा आपका सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ द साइज, जो स्मॉल साइज के होंगे वो जल्दी मूव करेंगे, और जो बहुत हाई हैवी होंगे वो स्लो मूव करेंगे। तो इसमें दो टाइप आते हैं, एक होते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और एक होता है आपकी पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस है। तो जेल वाली होती है, उसमें दो टाइप के जेल हम यूज करते हैं, एक एगारोज और एक पॉलीएक्रिलामाइड। जो एगारोज होता है वो बना होता है एगावायरोज से, और एगावायरोज आपका होता है डी गैलेक्टोज एंड 3,6 एन हाइड्रो एल गैलेक्टोज। और जो एगारोस होता है वो आपका कहाँ से हमारे पास मिलता है, अगार अगार से, और अगार अगार कहाँ से मिलता है, रेड अलगे से।
यहाँ देखो पॉलीएक्रिलामाइड जल में बहुत ईजी है, ये आपका बना होता है दो चीजों से, एक होता है एक्रिलामाइड, एक होता है बिसएक्रिलामाइड। जब ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो बनाएंगे पॉलीएक्रिलामाइड। पॉलीएक्रिलामाइड भी आपका हेल्प करता है सेपरेशन में। एसडीएस फेज क्या है? एसडीएस फेज आपका फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, सोडियम डो डकाइल सल्फेट है, पॉलीएक्रिलामाइड जल इलेक्ट्रोफोरेसिस फुल इसमें। इसमें आपके किसी भी हम प्रोटीन का सेपरेशन करना हो तब हम इसको यूज करते हैं, क्योंकि एसडीएस क्या करता है, एसडीएस आपके प्रोटीन पर जो नेगेटिव चार्ज है उसको क्या कर देता है, उसको हैवी कर देता है, यानी वो कर देता है यहाँ पर डीनेचर। याद रखना ये प्रोटीन को डीनेचरेट कर देगा, प्रोटीन को तोड़ देगा ये, और साथ में नेगेटिव चार्ज भी ज्वाइन करवा देगा। नेगेटिव चार्ज आएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द बीटा मरकप्टोइथेनॉल। यहाँ पर देखो ये हमारे पास प्रोटीन है, कोई भी प्रोटीन है, इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड जुड़ा हुआ है। जैसे ही मैंने बीटा मरकप्टोइथेनॉल डाला यानी एसडीएस डाला तो ये टूट जाएगा, बॉन्ड टूट जाएगा, उसके बाद एसडीएस में ट्रीटमेंट दे दूंगा और ये नेगेटिव चार्ज आएगा। तो याद रखना एसडीएस फेज में सबसे पहले हम बीटा मरकप्टोइथेनॉल यूज करते हैं, जो डाइसल्फाइड बाउंड जो प्रोटीन में प्रेजेंट होता है उसको तोड़ने में हेल्प करता है। उसके बाद हम एसडीएस डाल देंगे, एसडीएस सिंपल नेगेटिव चार्ज लगा देगा उस प्रोटीन में। ओके, सिंपल है। उसके बाद आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग है। देखो आप सभी को पता होगा प्रोटीन पर कोई ना कोई चार्ज होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट एक ऐसी पीएच आएगी जब प्रोटीन पर ना ही पॉजिटिव चार्ज होगा ना ही नेगेटिव चार्ज होगा, उस पॉइंट को हम बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिकल पॉइंट। और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो भी आपकी प्रोटीन है वो पॉजिटिवली चार्ज होंगी इन सॉल्यूशन ऑफ पीएच वैल्यू बिलो देयर पीआई वैल्यू। पीआई वैल्यू यहाँ पर समझने वाली बात है कि यहाँ पर लिखा गया है कि प्रोटीन आर पॉजिटिवली चार्ज है। प्रोटीन कैसे होगी? पॉजिटिवली चार्ज होगी इन सॉल्यूशन एट पीएच वैल्यू बिलो देयर पीआई वैल्यू। देखो पीआई वैल्यू क्या होती है? एक ऐसी वैल्यू जहां पर प्रोटीन पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। अब उस चार्ज से कम अगर वैल्यू हुई, ठीक है, उस पीआई से कम वैल्यू हुई तो प्रोटीन पॉजिटिव होगा। आप सभी को समझ रहे हो? सिंपल बात है कि जब आपका पीआई पॉइंट होता है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, यानी ऐसा पॉइंट जहां पर प्रोटीन पर कोई चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज है, ठीक है। इससे कम की अगर वैल्यू है हमारे पास, यदि मान लीजिए पीआई वैल्यू हमारे पास 7 दी हुई है या 8 दी हुई है, तो इससे कम जितनी भी वैल्यू हुई उसमें प्रोटीन कैसे होगी? पॉजिटिवली चार्ज होगी। और पीआई के आगे वाले जितनी वैल्यू हमारे पास दी हुई होगी वो प्रोटीन होगी नेगेटिवली चार्ज। समझिए, सिंपल बात है। पीआई पॉइंट मान लीजिए सपोज कीजिए 12 है, ठीक है, पीआई पॉइंट कितना है? 12 है। तो 12 से ज़्यादा अगर हमारे पास वैल्यू दी हुई है तो यानी प्रोटीन नेगेटिव है, और 12 से कम हमारे पास वैल्यू दी हुई है तो यानी प्रोटीन कैसी है? पॉजिटिव है। अब देखो प्रोटीन पॉजिटिव है तो वो मूव करेगी नेगेटिव साइड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस, और जो यदि नेगेटिव हुई तो वो मूव करेगी पॉजिटिव की तरफ। सिंपल है, इस आधार पर हम सेपरेशन करते हैं, ये सिंपली बताया हुआ कैसे करते हैं। ओके, तो दैट्स ओवर। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।